जब से उसके पति शादी के 2 महीने बाद ही अपनी नौकरी के सिलसिले में दूर शहर चले गए थे, राधा का मन जैसे किसी गहरी खामोशी में बंद हो गया था। सुबह की धूप उसे पहले जैसी गर्माहट नहीं देती थी और शाम की हवा भी उसके मन के खालीपन को भरने में असमर्थ लगती थी। हालांकि बाहर की दुनिया में सब कुछ सामान्य था। नल से पानी वैसा ही बहता, चाय में उबलते दूध की आवाज़ वही रहती और घर के बाहर गली में खेलते बच्चों की हंसी उसी तरह गूंजती। लेकिन राधा महसूस करती थी कि ये सब जैसे किसी पर्दे के पीछे से हो रहा है, जहां वो खड़ी तो है पर उसकी आत्मा जैसे कहीं और भटकती रहती है, अपने पति के इंतजार में, उसकी आवाज़, उसकी हंसी और उसकी उपस्थिति की तलाश में। उसकी माँ कई बार कहती, बिटिया तुम नई दुल्हन हो, ऐसे उदास नहीं होते, तुम्हें तो सपनों का घर बसाना है। मगर राधा कैसे समझाती कि घर बसाना सिर्फ दीवारों को सजाना नहीं होता, बल्कि दो दिलों का संग होना होता है। और जब वो संग ही दूर चला जाए तो सजावट कितनी भी सुंदर हो, मन में रंग नहीं भर पाती। वो सुबह उठकर वही काम करती, झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना, पर हर काम में उसे एक आवाज़ की कमी महसूस होती। जैसे कोई उसके पीछे से आकर कहे, थक गई हो क्या, थोड़ी देर बैठ जाओ, या फिर खाना चख कर मुस्कुराए, आज तो बहुत स्वाद बना है। पर ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ घर की दीवारें उसे तकतीं और वो उनसे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दुख किसी तूफान की तरह नहीं आता जो सब कुछ उड़ा ले जाए, बल्कि वो एक धीमी बारिश की तरह आता है जो लगातार गिरती रहती है और मन को धीरे धीरे भिगोती रहती है, जब तक कि कोई कोना सूखा न बचे। इसी उदासी में एक दिन उसकी पड़ोसन शांति को उसकी हालत समझ आई। शांति उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी और जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। वो राधा के घर आई, उसके बगल में बैठी और बिल्कुल सरल शब्दों में बोली, मन खाली हो जाए तो उसे किसी काम में लगा दो, वरना खालीपन खुद को खाने लगता है। ये वाक्य राधा के दिल में जैसे सीधा उतर गया। उस रात उसने बहुत देर तक सोचा कि क्या सच में उसका मन सिर्फ इसलिए अशांत है क्योंकि उसके पास दुख के अलावा सोचने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो हर पल सिर्फ इस बात पर टिक जाती है कि पति कब आएंगे, कब साथ बैठेंगे, कब बातें होंगी। लेकिन जीवन का पहिया हमेशा इच्छाओं के अनुसार नहीं घूमता। कुछ रास्ते इंतजार से बनते हैं और कुछ कर्म से। अगले दिन राधा ने एक निर्णय लिया। अगर जीवन ने उसे थोड़ा इंतजार दिया है तो वो उस इंतजार को उपयोगी बनाएगी। उसने गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू किया। पहले 2 ही महिलाएं आईं, फिर 5, फिर 10, और देखते ही देखते उसके घर में दोपहर के समय रंग बिरंगे कपड़ों, धागों और हंसी की महफिल सजने लगी। वह खुद को इन कामों में डुबो देती और हर कढ़ाई के टांके के साथ लगता मानो वह अपने भीतर टूटे धागों को भी जोड़ रही हो। उसके अंदर धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म लेने लगी। ये शक्ति अकेलेपन को हराने की शक्ति थी, ये शक्ति खुद के लिए जीने की शक्ति थी, और ये शक्ति इस बात को समझने की शक्ति थी कि किसी रिश्ते की अनुपस्थिति से जीवन खत्म नहीं हो जाता, वो सिर्फ एक मोड़ लेता है। इसी बीच उसका पति भी फोन पर उसकी हिम्मत, उसकी पहल और उसके नए कामों को सुनकर गर्व महसूस करता। वो कहता, मैं जानता था तुम मजबूत हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम इतनी मजबूत हो। और ये सुनकर राधा के सीने में एक गर्माहट फैल जाती, जो घर की दीवारों से टकराकर और भी बड़े उजाले में बदल जाती। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वो खुद से प्रश्न पूछता है, मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ। राधा के जीवन में भी एक दिन ऐसा आया जब उसने महसूस किया कि उसने जो भी किया वो सिर्फ अपने पति के इंतजार में समय काटने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उसे अपने भीतर छिपी प्रतिभा का पता नहीं था। उसका आत्मविश्वास वर्षों से सोया पड़ा था और अब जाकर वो जागा है। उसे लगा कि उसका जीवन सिर्फ किसी के आने या जाने से नहीं चलता, बल्कि उसके भीतर जो प्रकाश है वही जीवन का असली मार्गदर्शक है। उसने महसूस किया कि प्रेम किसी पिंजरे या बंधन का नाम नहीं, बल्कि एक खुला आकाश है जहां दोनों साथी अपनी अपनी उड़ान भरते हुए भी एक दूसरे का आकाश साझा कर सकते हैं। जब उसके पति कुछ महीनों बाद घर लौटे तो उन्होंने देखा कि राधा सिर्फ वही लड़की नहीं थी जिसे वो छोड़ कर गए थे, बल्कि वो एक नई स्त्री बन चुकी थी, आत्मनिर्भर, सजग, संवेदनशील और मजबूत। वो उसके हाथों की बनाई कढ़ाइयाँ देख हैरान रह गए और बोले, तुम्हारी आंखों में पहले जो उदासी थी अब वहाँ चमक है। और राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन सिर्फ प्रतीक्षा से नहीं चलता, प्रयास से चलता है। इस पर उसके पति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और ये प्रयास मैं तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़ाऊंगा। और उस क्षण राधा ने महसूस किया कि उसका प्रेम अब पहले से ज्यादा परिपक्व हो चुका है, क्योंकि अब वो सिर्फ सहारे पर नहीं बल्कि 2 मजबूत कदमों पर खड़ा है।
इस कहानी की सीख यही है कि जीवन में किसी का दूर होना दुख देता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हमारा पूरा अस्तित्व उसी पर निर्भर है। रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण है स्वयं का सम्मान, स्वयं का विकास और स्वयं से प्रेम। इंतज़ार बुरा नहीं, पर इंतज़ार करते हुए खुद को खो देना गलत है। दुनिया उन लोगों की होती है जो चुनौती को अवसर में बदलना जानते हैं, और राधा ने यही किया, अपने खालीपन को ताकत में, अपनी उदासी को सृजन में और अपने इंतज़ार को उपलब्धि में। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि कभी कभी बिछड़ाव ही हमें अपने असली रूप से मिलाता है, और जब हम अपने भीतर की लौ जला लेते हैं तब कोई अंधेरा हमें लंबे समय तक घेर नहीं पाता, क्योंकि रोशनी बाहर से नहीं भीतर से आती है, और जिसने अपने भीतर की रोशनी पा ली उसके लिए कोई भी अकेलापन स्थायी नहीं रह सकता। इस तरह राधा की यात्रा सिर्फ उसके पति की प्रतीक्षा से शुरू हुई थी, पर अंत में वो अपनी पहचान तक पहुंच गई। और यही इस कथा का गहरा, सच्चा और सरल संदेश है कि जीवन तब खिलता है जब हम खुद को पहचान लेते हैं, खुद को स्वीकार लेते हैं और खुद को जीना सीख लेते हैं। राधा की कहानी आगे भी थमी नहीं, क्योंकि जीवन किसी किताब की तरह नहीं होता जहां एक अध्याय पूरा होते ही दूसरा साफ सुथरा खुल जाए। जीवन तो उन उलझे हुए धागों की तरह होता है जिनमें जैसे जैसे हम सुलझाव तलाशते हैं नए नए मोड़ सामने आ जाते हैं। और राधा के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में उसने जो अकेलापन सहा था वो किसी बंद कमरे की दीवारों जैसा था, जो उसकी सांसें भी रोक देता था। लेकिन समय और साहस ने उसकी दुनिया में जो दरारें बनाई थीं, उन्हीं दरारों से रोशनी भी आने लगी थी। फिर भी मनुष्य का मन पूरी तरह कभी खाली नहीं होता। जहां एक कष्ट समाप्त होता है वहीं कोई नया प्रश्न जन्म लेता है। राधा ने सिलाई कढ़ाई का काम तो शुरू कर दिया था, पर उसके भीतर कहीं ये डर भी बैठा था कि अगर भविष्य में फिर से ऐसी स्थिति आई कि उसका पति महीनों तक बाहर रहे, तो क्या वो दोबारा टूटेगी या इस बार संभल जाएगी। ये सोच उसे रातों में जगाए रखती। वो अपना सिर दीवार से टिकाकर आसमान देखती और सोचती कि तारे भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होते, फिर भी उनकी रोशनी धरती तक पहुंचती है। शायद इंसान भी ऐसा ही होता है, शारीरिक रूप से एक जगह बंधा रह सकता है, पर उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल सकती है। इसी विचार के साथ उसने अपने काम को और विस्तार देने की सोची। उसने महिलाओं के लिए एक छोटा सा समूह बनाया, जहां सिर्फ सिलाई नहीं बल्कि बात करना, बतियाना, दुख दर्द साझा करना भी होता। राधा जितनी अपनी कला में आगे बढ़ रही थी, उतनी ही वो दूसरों के मन को समझने में भी दक्ष होती जा रही थी। उसे एहसास हुआ कि अकेलापन सिर्फ उसका नहीं था। गांव की कई महिलाएं ऐसी थीं जो अपने घरों में काम करते करते थक चुकी थीं, पर उन्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि वे भी अपने लिए कुछ कर सकती हैं। राधा ने उनके लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए। किसी को रोटी गोल बनाना सिखाना, किसी को कढ़ाई में फूल बनाना, किसी को चूड़ी पहनकर मुस्कुराना। और ये सब करते हुए वो खुद भी बदल रही थी। अब वो अपने पति के फोन आने का इंतजार तो करती थी, पर वो इंतजार अब केवल उदासी से भरा नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरा हुआ था कि जब भी वो लौटेगा उसे वही राधा नहीं मिलेगी जो पहले सिर्फ रो पड़ती थी, बल्कि एक ऐसी राधा मिलेगी जिसने जीवन को समझना शुरू कर दिया है। और सच में ऐसा ही हुआ। एक बार उसके पति ने बताया कि उनके ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है और उन्हें शायद 2 महीने और वहीं रुकना होगा। पहले अगर ये बात राधा को सुनाई देती तो उसकी आंखें भर जातीं, लेकिन इस बार वो शांत रही। उसने फोन पर कहा, ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, यहाँ सब ठीक है। और ये सुनकर उसके पति ने पहली बार महसूस किया कि राधा सिर्फ उसके सहारे नहीं बल्कि अपनी जड़ों के सहारे भी खड़ी हो रही है। इस बीच राधा के समूह की लोकप्रियता बढ़ने लगी। आसपास के गांव की महिलाएं भी जुड़ने लगीं। कुछ लोग तो उसे दीदी कहकर बुलाने लगे, जिससे राधा के मन में एक नई गरिमा जन्म लेने लगी। लेकिन जब जीवन ऊंचाइयों पर जाने लगता है, तभी कुछ चुनौतियां भी आ जाती हैं। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राधा अपने पति के बिना इतने लोगों से मिलजुल कर घर की इज्जत खराब कर रही है। ये बातें राधा के कानों तक पहुंची और उसे बुरा भी लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि लोगों की बातें समुद्र की लहरों जैसी होती हैं, आती जाती रहती हैं, पर यदि नाव मजबूत हो तो वह डूबती नहीं। उसने सोच लिया कि वह बिना बहस की अपने काम को और सच्चाई से करेगी, क्योंकि अंत में सच हमेशा दिखाई देता है। इसी दौरान उसे लगा कि उसे और सीखना चाहिए। उसने रात को दीपक की रोशनी में बैठकर नई डिज़ाइनें सीखना शुरू किया, इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो इतनी कुशल हो गई कि उसके बनाए कपड़े मेले में बिकने लगे। जब उसके पति को इसकी जानकारी मिली तो वो गर्व से भर उठे।
उन्होंने साथियों से कहा, मेरी पत्नी आजकल इतना अच्छा काम कर रही है कि मुझे भी उससे प्रेरणा मिलती है। राधा ये सुनकर फूली नहीं समाई, लेकिन उसके भीतर का विनम्र हिस्सा कहता रहा कि ये सब जीवन ने उसे मजबूरी के रूप में दिया था, पर उसने उसे अवसर में बदल दिया। इसी बीच उसके जीवन में एक और मोड़ आया। उसकी सास बीमार पड़ गई और महीनों तक बिस्तर पर रहीं। राधा ने पूरी निष्ठा से उनकी सेवा की, दिन रात उनकी दवा, खाना, देखभाल, सब कुछ। इस कठिन समय में राधा को फिर से लगा कि जीवन में सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं, करुणा भी जरूरी है। उसके पति इस बात से अत्यंत भावुक हुए। जब वो छुट्टियों में घर आए तो उन्होंने माँ को इतना स्वस्थ देखा और राधा की आंखों में इतनी थकान, फिर भी इतना स्नेह कि वो खुद रो पड़े। राधा ने उनके आंसू पूछते हुए कहा, रिश्ते निभाने से ही तो मजबूत होते हैं। दूरी हो या बीमारी, जो साथ खड़ा रहता है वही अपनों में गिना जाता है। और ये वाक्य उसके पति के दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। सास के स्वस्थ होने के बाद राधा को फिर से अपने काम के लिए समय मिलने लगा। उसने महिलाओं के समूह को एक छोटा सा नाम दिया, सहेली केंद्र, जहां महिलाएं काम भी करती और हंसी मजाक भी करती। लेकिन राधा ने एक बात बहुत गहराई से समझ ली थी कि उदासी का इलाज सिर्फ खुशियां नहीं, बल्कि उपयोगिता है। जब इंसान किसी काम में खुद को उपयोगी महसूस करता है, तभी उसका अकेलापन मिटता है। उसने समूह में ये बात सबको बताई और हर महिला ने माना कि ये शब्द उनके दिल की सच्चाई हैं। समय बीतता गया, राधा का काम फैलता गया। उसके पति का ट्रांसफर हो गया और वो राधा के पास आ गया। लेकिन अब राधा को डर नहीं था कि अगर वो फिर कभी दूर गया तो क्या होगा, क्योंकि अब वो आत्मनिर्भर थी। उसका मन अब किसी एक उपस्थिति पर टिका नहीं था, बल्कि अपने अस्तित्व की रोशनी पर टिक गया था। पति ने भी उसकी ताकत को समझते हुए कहा, हम दोनों एक दूसरे की पूरक ताकत बन सकते हैं। और राधा ने महसूस किया कि ये रिश्ता पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो चुका है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जिले के अधिकारी उनके गांव आए और महिलाओं के काम देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने राधा को सम्मानित किया और कहा कि वो पूरे जिले की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। ये सुनकर राधा को अपने पुराने दिन याद आ गए। वो खाली कमरा, बेकार बैठना, रोना, दीवारों से बातें करना, और फिर उसने खुद से कहा कि अगर वो तब हार मान लेती तो ये सब कभी संभव नहीं होता। इस सम्मान ने उसे और भी जमीन से जोड़ दिया, क्योंकि उसने जाना कि असली जीत दूसरों की प्रशंसा नहीं, बल्कि अपनी लड़ाई को मुस्कुराकर लड़ने में है। राधा अपनी यात्रा को याद करते हुए अक्सर सोचती थी कि पति का दूर जाना शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था, पर वही दुख आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। जो इंसान टूटने के बाद भी उठना सीख लेता है, वो फिर कभी आसानी से नहीं गिरता। कहानी यहाँ इस सीख के साथ आगे बढ़ती है कि दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि वो द्वार है जिससे होकर इंसान अपनी असली क्षमता तक पहुँचता है। राधा ने ये समझ लिया था कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। किसी के पति बाहर जाते हैं, किसी के बच्चे दूर होते हैं, किसी के माता पिता बीमार होते हैं, लेकिन जीवन उन्हीं का होता है जो उन कठिनाइयों को अपने पैरों के नीचे रखकर आगे बढ़ते हैं, न कि सिर पर रखकर दब जाते हैं। राधा अब हर महिला को यही बात समझाती थी कि तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुख तुम खुद पैदा करती हो वही स्थायी होता है। और इस तरह राधा की कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वो उन सभी महिलाओं की कहानी बन गई जिन्होंने अकेलेपन से लड़कर अपने भीतर की ताकत को पहचाना, जिन्होंने आंसुओं को मोती बनाया और जिन्होंने जीवन को सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि जीना सीखा। इसी भाव के साथ राधा अपने पति के साथ एक नई शुरुआत करती है, जहां दोनों एक दूसरे के सहारे नहीं बल्कि साथी बनकर कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि प्यार का सबसे सुंदर रूप वही है जहां दोनों एक दूसरे की छाया नहीं बल्कि एक दूसरे की रोशनी बन जाते हैं।